गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी मैंने प्रीवियस वीडियो जो तैयार किया था जिसमें मैंने एन के क्लास 12th का फिजिक्स के फर्स्ट 10 क्वेश्चन 1 से 10 नंबर क्वेश्चन तक को सॉल्व किया था। उसकी बारीकियों को आपको समझाया था। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी परेशानी हो तो आप ज़रूर मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर नंबर पर दें, लिखें। मैं उसका एप्रोप्रिएट आंसर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9452865768। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग लेकर आए हैं एनसीईआरटी के इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का क्वेश्चन नंबर 11 से आगे का क्वेश्चन और आंसर। तो आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ पॉलिथीन पीस रब विथ वूल इज फाउंड टू हैव अ निगेटिव चार्ज। आपने जब पॉलिथीन पीस को रब किया तो पॉलिथीन पीस पर निगेटिव चार्ज आ गया है। वो आ गया है 3 × 10⁻⁻7 कूलम। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है पहले पार्ट में। तो जब पहले पार्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पूछ रहा है तो Q इज इक्वल टू हम जानते हैं Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई होता है। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। तो हमें पूछा क्या है, n की वैल्यू पूछा है Q बाई ई। Q की वैल्यू दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻7 कूलम और ई की वैल्यू है 1। ई की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो नंबर क्या हो जाएंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये अप्रॉक्स 2 हम जानते हैं चार जब भी मिलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल मिलते हैं तो ये 1.8 समथिंग आएगा। तो इसको अप्रॉक्स इक्वल टू 2 लिख देंगे। 2 × 10⁻12 2 × 10⁻12। ओके, अभी इसका बी पार्ट पूछा है, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। क्या पॉलीथीन से उल की ओर मास का ट्रांसफर होगा? यस, मास का ट्रांसफर होगा। सिंस द पॉलीथीन पीस ऑन बिंग रब विथ वूल एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज, इट फॉलो दैट 2.0 into 10⁻12 electron have been transferred from the wool to polythene and mass of one electron is, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 into 10⁻31 kg। hence mass of 2 into 10⁻12 electron, 2 into 10⁻12 into 9.1 into 10⁻31। सॉल्व कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है into 10⁻19
18.2 into 10 to the power 19, 1.82 into 10 to the power minus 18, approx 2 into 10 to the power minus 18 kg, इतने मास का ट्रांसफर होगा। ओके, फिर से समझ लीजिए। इसमें क्वेश्चन में कहता है एक पॉलीथीन को जब आप वूल पर रब करते हो तो क्या होता है, उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। हम जानते हैं चार्ज जब भी मूव करता है इंटीग्रल मल्टीपल मूव करता है, तो हम इसकी ऑटोमेटिक वैल्यू क्या लिख लेंगे 3.2, यहीं से लिख कर हम चलेंगे 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इसको 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम में डिवाइड कर दिया गया, तो मेरे पास वैल्यू आती है 2 इंटू 10 टू द पावर 12। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मेरे पास 2 इंटू 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। अब जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो मास ट्रांसफर होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31। तो जब मेरे पास 2 इंटू 10 पावर 12 ट्रांसफर हो रहा है तो नंबर ऑफ तो मास की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, मास की क्वांटिटी हो जाएगी 1.82 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 kg, और या उसी को हम कह सकते हैं अप्रॉक्स 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 kg। क्लियर है? आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 है टू इंसुलेटेड चार्ज स्फीयर ए एंड बी। दो इंसुलेटेड चार्ज स्फीयर है ए और बी, हैव देयर सेंटर्स सेपरेट बाय अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। टू कॉपर स्फीयर, एक चार्ज स्फीयर ये बना लेता हूं कॉपर का, एक दूसरा ये बना लेता हूं। ये एक दूसरे से प्लेस्ड है कितना 50 सेंटीमीटर अपार्ट पर प्लेस है, यानी आर की यहां से इसका डिस्टेंस कितना है आर, Q1 Q2। आर दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। What is mutual force? Instead of copper is charge sphere AB, their center separated by a distance 50 सेंटीमीटर। अभी क्या है आपको क्वेश्चंस में बाय कूलम्स लॉ आपके पास क्या हो जाएगा, चार्ज दिया हुआ है 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। चार्ज दिया हुआ है Q1 Q2 दोनों दिया हुआ है प्लस 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 गुलाम, माइनस 7 गुलाम, इतने गुलाम चार्ज है। तो अब दोनों पॉजिटिव है, बोथ चार्ज Q1 एंड Q2 आर पॉजिटिव, हेंस देयर आर रिपल्सिव फोर्स एक्ट ऑन इट। सपोज दैट A या F21 F12, अगर मेरी पोजीशन वेक्टर R21 कैप R12 कैप, या सिंपली हम लोग नंबर हम सिस्टम से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो फोर्स F21 वेक्टर R F12 वेक्टर दोनों होगा क्या, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होगा बट डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट होगी, रिपल्सिव होगी। मैग्नीट्यूड में सेम होगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू
कूलम्स लॉ, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब इस पर हम आगे वैल्यू सॉल्व कर देते हैं। इसकी आगे की वैल्यू हम पुट करके और सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। क्या आता है 9.0 × 10⁻⁹, Q1 है 6.5 × 10⁻⁷, 6.5 × 10⁻⁷, डिवाइड बाई 50 × 10⁻² होल स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर लेते हैं तो हमारे पास आता है आंसर 1.5 × 10⁻⁻² न्यूटन। ये पहला पार्ट हो गया, पार्ट नंबर ए। द रेडियस ए एंड बी आर नेगेटिव कंपेयर टू डिस्टेंस। अब इसका पार्ट नंबर बी हमें करना होगा। व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन, ईच स्फीयर इज चार्ज डबल। व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द अमाउंट। अभी बोल रहा है अगर Q1 भी डबल हो जाए और Q2 भी डबल हो जाए तो हमारे पास कितना फोर्स हो जाएगा। अब इसको फाइंड करना है हमारे पास, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। बी न्यू फोर्स, न्यू रिपल्सिव फोर्स F is equal dash is equal to 1/4πε0 2Q1 2Q2 by R square। F by F dash by F 1/4πε0 कैंसिल बाई 1/4πε0 R स्क्वायर, या लिख देता हूं मैं 4Q1 Q2 by R स्क्वायर डिवाइड बाई 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। कैंसिल होगा आएगा 4 इम्प्लाइज F डैश इज इक्वल टू 4F 4 × 1.5 × 10⁻⁻²। एंड साथ में डबल अमाउंट एंड डिस्टेंस बिटवीन इज हाफ, सॉरी डिस्टेंस को भी इसने हाफ कर दिया है R/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 16F। अब 16 से 1.5 करेंगे तो 24 × 10⁻⁻², 0.24 न्यूटन। ये मेरे पास बी पार्ट हो गया। दोनों पार्ट्स को फिर से समझ लेते हैं हम लोग। अभी सेकेंड पार्ट में कहा है कि अगर आपके पास चार्ज को डबल कर दिया जाए और उसके बीच के डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए तो न्यू रिपल्सिव फोर्स क्या होगा। तो न्यू रिपल्सिव फोर्स F डैश इज इक्वल टू 1/4πε0 2Q1 × 2Q2 बाई R/2 होल स्क्वायर। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे 1/4πε0 16Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। F डैश बाई F कर दिया, सॉल्व किया तो मेरे पास ये हो गया F डैश इक्वल टू 16F आ गया। F की वैल्यू पुट कर दिया और मेरे पास सोल्यूशन आ गया।
क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ना है हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 12 पर ही डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 12 पर क्या कहती है, सपोज द स्फेयर ए एंड बी इन एक्सरसाइज 1.12 हैव आइडेंटिकल साइज, अ थर्ड स्फेयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज्ड इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट। तो एक अनचार्ज let a sphere, let a uncharged sphere C broad let a uncharged sphere C take a uncharged sphere C। अब स्फेयर सी को हमने ए से कनेक्ट किया, ए से टच कराया। तो जब ए से टच कराएंगे तो ए से क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर होगा। कब तक, सी तक। कब तक, जबकि दोनों बैलेंस ना हो जाए, इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम ए टू सी is 6.5 plus 10 to the power minus into 10 to the power minus 7 plus 0 by 2 3.25 into 10 to the power minus 7 कूलम। अब हमारे पास C पर चार्ज हो गया है 3.25 into 10 to the power minus 7 कूलम। Then brought in contact with second। Now according to question, sphere charge sphere C, ये जो चार्ज स्फीयर C है, ब्रॉड कॉन्टैक्ट क्या कहता है, ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ बी। चार्ज ऑन बी इज इक्वल टू एट इक्विलिब्रियम स्टेट, एट चार्ज ऑन बी इज इक्वल टू charge on C is equal to 3.25 into 10 to the power minus 7 plus 6.5 into 10 to the power minus 7 divided by 2, 9.75 into 10 to the power minus 7 by 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 into 10 to the power minus 7 approx equal to 4.9 into 10 to the power minus 7 कूलम। What is the new force of repulsion between A and B? अब A और B के बीच में फोर्स पूछा है। न्यू फोर्स बिटवीन A and B 1/4 वैल्यू 9 into 10 to the power 9। Q1 हो गया है मेरे पास 3.25 into 10 to the power minus 7 into 4.875 into 10 to the power minus 7 by डिस्टेंस वही रहेगा 50 into 10 to the power minus 12 minus 2 होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास 5.7
इंटू 10⁻, 5.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये हो गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, पूरी बातों को फिर से हम समझते हैं शुरू से। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है, जो क्वेश्चन नंबर 12 में था, टू चार्ज स्फीयर ए और बी था, Q1 और Q2 पर चार्ज दिया हुआ था, Q1 और Q2 दोनों चार्ज दिया हुआ था, एक दूसरे से डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ था। अभी क्या है, इनके बीच में लगने वाला क्या है, रिपल्सिव फोर्स मुझे निकालना था। वो तो निकाल चुके हैं। अभी क्या है, अब बोला है कि अगर एक थर्ड चार्ज स्फीयर को पहले ए से कांटेक्ट में लाते हैं और उसके बाद फिर बी से कांटेक्ट में लाते हैं, तो अब इसके बाद ए और बी के लगने वाले फोर्स को हमें पूछा है। तो अब हमने क्या किया, कि पहले टेक अनचार्ज स्फीयर सी, एक अनचार्ज स्फीयर सी ले लिया, ब्रॉड कांटेक्ट विथ ए, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम ए टू सी, ए से सी में ट्रांसफर हुआ है, चार्ज ऑन ए इज इक्वल टू चार्ज ऑन सी। तो क्या होगा, जितना चार्ज ए पर आ जाएगा उतना ही सी पर हो जाएगा। 6.5 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 0/2 सॉल्व कर दिया, इतना आ गया। अब हम सी को हमने कांटेक्ट किया, क्या बी से कांटेक्ट लाया, तो जितना बी पर होगा उतना ही सी पर होगा, तो वो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3.25 इंटू 10⁻7 प्लस 6.5 इंटू -7/2 सॉल्व कर देंगे। मेरे पास वैल्यू आती है 4.875 इंटू 10⁻7। मेरा वैल्यू आती है 4.875 इंटू 10⁻7। तो अब न्यू फोर्स क्या आ जाएगा ए और बी पर, तो ए 9 इंटू 10⁻9, क्यू ए का चार्ज इंटू क्यू बी का चार्ज बाई उसके डिस्टेंस का स्क्वायर का करके सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास न्यू रिपल्सिव फोर्स हमारे पास आ जाता है। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहती है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे लिए, फिगर दिया हुआ है, शो ट्रैक ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, पॉजिटिव और निगेटिव यूनिफॉर्म बना हुआ है, दिखा रहा है पॉजिटिव से निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर पास कर रही है। विच पार्टिकल हैज हायर चार्ज टू मास रेशियो। अभी हम देखते हैं 1, 2 और 3 में 1 and 2 आर निगेटिवली चार्ज बिकॉज दे आर अट्रैक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। 1 और 2 क्या है, निगेटिवली चार्ज है, क्योंकि वो क्या है, पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट कर रही है। वहीं जो थर्ड है, थर्ड क्या है, निगेटिवली चार्ज है, और वो क्या है, क्यों, क्योंकि वो पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट कर रही है। सिंस सपोज ऑल 3 पार्टिकल दैट टेक टाइम t टू ट्रेवल द इलेक्ट्रिक, ये सारे के सारे टाइम ले रहे हैं, t टाइम ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रेवल करने के लिए, तो देन द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल चार्ज e एंड मास m, इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं हम सभी को मालूम है F इज इक्वल टू एम ए, और F इज इक्वल टू होता है हमारे पास Q E। F इज इक्वल टू हमारे पास फोर्स क्या होता है पार्टिकल का, Q E, यानी 4 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो E, तो एक्सेलरेशन A हो जाएगा E बाई M। इस एक्सेलरेशन से बॉडी क्या है, आगे की ओर एक्सेलरेट करेगी।
जब इससे एक्सेलरेट करेगी तो कितना डिस्प्लेसमेंट मूव करेगी, कितना डिस्टेंस चलेगी। पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक गिव द साइन ऑफ द थ्री चार्ज विच पार्टिकल हैज़ द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, किसका चार्ज मास रेशियो हाईएस्ट है ये पूछा है। तो चार्ज मास रेशियो के लिए हम निकालते हैं भी। सबसे पहली बात कि A1 और 2 क्या है, पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो रही है, इसका मतलब ये है निगेटिव चार्ज है। वहीं जो थर्ड है वो निगेटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो रही है, इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब हमारे पास फॉर्मूला y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। अब क्या है, अगर u जीरो है तो y क्या, इफ u इक्वल टू जीरो तो y इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर हो जाता है। हाफ a की वैल्यू है ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। तो अब हमारे पास क्या हो जाता है, t कांस्टेंट हो जाता है। अगर हमने टाइम को कांस्टेंट रखा है और चार्ज भी कांस्टेंट होता है, 1/2 ऑलरेडी कांस्टेंट होता है। तो y प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, e बाई एम। y इज प्रोपोर्शनल टू e बाई एम। सिंस द पार्टिकल 3, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा किसका है, थर्ड का है। जो थर्ड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, थर्ड का डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा है। हेंस पार्टिकल 3 सफ़र, पार्टिकल 3 हैव अ मैक्सिमम चार्ज मास रेशियो। 3 displacement in third is more compared to other, hence E by M ratio is more in 3 compared to other। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 14। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। फिर से देख लीजिए क्या कहता है। आपसे ये कह रहा है कि चार्ज मास रेशियो निकालना है। अब आप फिगर देख करके चार्ज मास रेशियो कैसे निकाल पाओगे। आप जानते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो फोर्स क्या हुआ, ई क्यू ई होता है। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ तो ई ई हो गया। एम ए, जब कोई बॉडी एक्सेलरेट करती है तो एम ए होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन न्यूटन्स लॉ से ए इक्वल टू ई बाई एम हो गया। अगर बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है, तो वाई इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में इसको जीरो रख दिया तो वाई इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। तो इस तरह मेरे पास, हम जानते हैं हाफ कांस्टेंट हो गया, ई कांस्टेंट रहता है। और टाइम को हम देख लेते हैं, ऐसा सपोज कर लेते हैं तीनों रे चल रही है, तीनों सेम टाइम में पास कर रही है, तो ये भी कांस्टेंट हो जाता है। तो y इज प्रोपोर्शनल टू ई बाई एम, यानी अगर चार्ज मास रेशियो क्या है, वह डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है। तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा किस में हो रहा है। तो हम देखते हैं कि थर्ड जो पार्टिकल है, जो कि ये पॉजिटिव पार्टिकल है, उसमें डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि चार्ज मास रेशियो थर्ड पार्टिकल का सबसे ज़्यादा होगा। क्लियर हो गई है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 जो बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है हमारे से, क्वेश्चन नंबर 15 है, कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि कितनी दी हुई है, ई दी हुई है, 3 इंटू 10 टू द पावर 3 आई कैप। क्वेश्चन नंबर है ये 15। इलेक्ट्रिक फील्ड ई दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई दी हुई है 3 इंटू 10 टू द पावर 3 आई कैप न्यूटन पर कूलम। अब कहता है व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर
ऑन द साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। अभी कहता है इसकी जो साइड है वो पैरेलल है वाई जेड प्लेन के। इसकी साइड जो है वह है वाई जेड प्लेन के पैरेलल। तो अब जब वाई जेड प्लेन के पैरेलल है तो हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। सरफेस कहाँ है, वाई जेड प्लेन पर रखा हुआ है, वाई जेड प्लेन के नॉर्मल है। तो इसका मतलब क्या है, आपको यही जो है आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान में, अपने कॉन्सेप्ट को ध्यान में बिल्डअप करना पड़ेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ई वेक्टर दिया हुआ है तो ई एक्स क्या हो जाएगा, इसका ई एक्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब इस स्क्वायर बात बोल रहा है तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगी एरिया ऑफ स्क्वायर होती है 0.10 इंटू 0.10। दैट मीन्स हमारे पास हो गई वैल्यू कितना, 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। ये मेरे पास हो गई वैल्यू एरिया ऑफ स्क्वायर की। अब कहता है कि फ्लक्स कितना एसोसिएटेड है इस सरफेस से। तो हम जानते हैं फ्लक्स होता है ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा, जिसमें थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ई एंड ए। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ई एंड ए। तो अब हमारे पास एंगल बिटवीन ई एंड ए है तो हम एक एक करके बात करते हैं। पहला पार्ट इसने पूछा है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ वाई जेड प्लेन पर पूछा है। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। अब अगर कोई प्लेन वाई जेड प्लेन के पैरेलल है तो इसका मतलब क्या है, वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, इट मीन्स क्या है, थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री। वाई जेड प्लेन के पैरेलल है तो वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, यानी एक्स एक्सिस को ही, वाई और जेड दोनों के है तो एक्स प्लेन को दिखाता है, मतलब थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। जब थीटा 0 डिग्री हो गया तो फाई मेरे पास हो जाता है ई डी एस। तो ई डी एस मेरे पास क्या, ई दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻³ और ये है 10⁻⁻², 3 इंटू 10⁻⁻1 या हम लिख सकते 30। फ्लक्स की क्वांटिटी हमारे पास आ गई 30। उसको हम यूनिट लिख देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये पार्ट नंबर 1 हो गया। अब पार्ट नंबर 2, इसका पार्ट नंबर 2 क्या कह रहा है, व्हाट इज द फ्लक्स टू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक एन एंगल थीटा 60 डिग्री। अब ये जो एंगल बनाने लगा है वह 60 डिग्री बनाने लगा है, किससे, विथ एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस से 60 डिग्री बनाने लगा है। यानी हमारे पास सरफेस और ई के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो फ्लक्स मेरे पास हो जाएगा ई डी एस कॉस 60। दैट मीन्स 30 इंटू कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये मेरे पास के सेकेंड पार्ट का भी आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 में बहुत साफ बात कहा है, क्या कि अभी क्या एक सरफेस है, आप फिगर, अगर आप चाहो तो इसका फिगर ही बना सकते हो। एक्स वाई जेड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो दे रही है वो ई एक्स दे रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन शो आउट कर रही है वो ई एक्स शो कर रही है। अब ई एक्स शो कर रही है तो जो प्लेन वाई जेड के पैरेलल है, वाई जेड प्लेन के पैरेलल है,
उससे एंगल कितना बन रहा होगा, उससे एंगल बन रहा होगा 0 डिग्री। और फिर इसके बाद सेकेंड पार्ट में बोला है, सेकेंड पार्ट में बोला है कि 60 डिग्री पर हो तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया। और आज का हम लोग इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 करेंगे। टाइम हो गया 35। क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, जो कि आज के वीडियो का लास्ट वीडियो क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन दूसरे दिन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है हमारे लिए, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.15। यानी भी जो पहला वाला क्वेश्चन था उसी को फॉलो करना है। करते हुए तो पहले हम फिर से मुझे एक बार फिगर बनाना पड़ेगा। हम लोग फिर से फिगर बना देते हैं। अब ये फिगर मेरे पास बना हुआ है। अब क्वेश्चंस कहता है, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। अब साइड का क्यूब जो दे दिया है वह 20 सेंटीमीटर दे दिया है। इससे यानी इसकी इस साइड दे दी है 20 सेंटीमीटर की। तो अभी मेरे पास दो पोर्शन आ जाएगा। एक हम इसको सेलेक्ट कर देते हैं, टीएस वेक्टर। एक पोर्शन ये आएगा डीएस वेक्टर। अब क्या है, इस दोनों साइड पर तो हमारे पास क्या मिलेगा, कुछ नेमिंग कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले लिखने के लिए ए बी सी डी, ए बी सी डी, ई एफ जी एच। तो हम ये जो सरफेस देख रहे हैं, ये सरफेस जो बी सी जी एच और ए डी एफ ई, ये जो दो सरफेस है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल बनेगा 0 डिग्री और 180 डिग्री। बाकी जितने भी सरफेस हैं उससे 90 डिग्री बनेगा। सरफेस ए डी सी बी, सरफेस ई एफ जी एच, सरफेस ए बी एच ई, सरफेस सी डी एफ जी। मेक एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बिटवीन ई एंड डी एस वेक्टर, but surface BCGH make angle theta is equal to 0 degree and ADEF make angle theta 180 degree. Hence net flux enclosed बाई क्यूब के द्वारा कितने फ्लक्स इंक्लोज्ड होंगे, नेट फ्लक्स कितने होंगे।
तो नेट फ्लक्स हो जाएंगे। पहला, सारे सरफेस अलग अलग सरफेस के कारण से उसको ऐड करना पड़ेगा। ई पहला फ्लक्स ADCB, फ्लक्स EFGH, फ्लक्स ABHE, फ्लक्स CDFG, फ्लक्स BCGH, फ्लक्स इनक्लोज बाय ADEF। अब क्या होता है, हम जानते हैं कि फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होता है, फाई इज इक्वल टू E DS cos थीटा, E DS cos थीटा। अभी cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये क्या हो गया, 0 E DS cos 90, E DS cos 90, E DS cos 90 प्लस E DS cos 90 प्लस BCGH E DS cos 0, E DS cos 180 मीन्स होता क्या हो जाएगा मेरे पास, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस EDS माइनस EDS इक्वल टू 0। तो फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय क्यूब इज 0। इस क्वेश्चन को आप लोग फिर समझ लीजिए, जो आपने क्वेश्चन नंबर भी 12 किया। क्वेश्चन नंबर 12 का जो ये फिगर था, इसी फिगर पर ये क्वेश्चन को अगेन होना है। इसमें बोल रहा है कि ये जो क्यूब है, अगर इस क्यूब की साइड 20 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर होने पर फ्लक्स कितना इस क्यूब से इनक्लोज होगा, ये निकालने को पूछा था। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने पहले नेमिंग कर दी ABCDEFGH। हम जानते हैं फ्लक्स फाई इक्वल टू EDS कॉस थीटा होता है। इसमें जो थीटा है एंगल बिटवीन E एंड DS होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच का जो एंगल होता है आप उसे थीटा कहते हो। तो यहाँ पर एक सरफेस ABCD आ रहा है, EFGH आ रहा है, ABHE आ रहा है और DCGF आ रहा है। ये सारे क्या बनाएंगे, एंगल बनाएंगे 90 डिग्री। वहीं BCGH का एंगल बनेगा 0 डिग्री और ADFE का बनेगा एंगल 180 डिग्री। तो नेट फ्लक्स इनक्लोज बाय अ क्यूब सरफेस ABC सारे के द्वारा निकाल लेते हैं। तो इस तरह हमारे पास नेट फ्लक्स इनक्लोज बाय आ जाता है 0। मित्रों, आपको कैसा लगा आज का वीडियो? चूंकि वीडियो बहुत बड़े जाते हैं तो लोड करने और आपको देखने में भी दिक्कत होती है। तो आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15 और 16 6 क्वेश्चन को यहाँ पर किया गया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।